हेलो दोस्तों, मैं एनके सर अपने चैनल एनके सर 003 साइंस क्लासेस पर आपका पुनः एक बार स्वागत करता हूं। मैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूं अपनी नई क्लासेस लेक्चर 3 लेकर, जिसके अंतर्गत हम चैप्टर 2 एनसीईआरटी की क्लास 6 की जो है आपका टॉपिक नेम हुआ तंतु से वस्त्र तक। इस पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। और आप शुरू क्लासेज में जैसा कि आपको बता दिए कि आपकी जो आगामी एग्जामिनेशन है, चाहे बीपीएससी हो या सीटीटी हो, इसमें जो साइंस पोर्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। इस क्लास में आप देखें और कोशिश करें कि दूसरों को भी लाभान्वित करने के लिए आप इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं इस चैप्टर को, तंतु से वस्त्र तक। तंतु से वस्त्र तक देखिए, जैसा कि आप कपड़े पहनते हैं तो आपने कभी सोचा कि ये कपड़े के जो रिसोर्सेज हैं क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, मेनली दो तरह से हम इसके रिसोर्स के रूप में लेते हैं। एक तो देखते हैं कि आपका नेचुरली होता है और दूसरे क्या होता है, आर्टिफिशियली। तो नेचुरली और आर्टिफिशियली इसके रिसोर्सेज क्या हैं, जैसे ये जब आप इसको प्रोडक्ट के रूप में यूज़ करते हैं तो ये बनता कैसे है, ये हमें समझना है। जैसे आप जो नेचर की बात करते हैं, नेचुरली की बात करते हैं, जैसे रेशम कीट की बात की है, या फिर अगर आप सपोज आर्टिफिशियली बात करते हैं तो पॉलिस्टर वगैरह की बात करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसकी बनावट जो बेसिक होता है वो कैसे होता है। जैसा कि अगर आप लाइफ की बात करते हैं तो एक लाइफ की जो शुरुआत होती है सेल से होती है। सिमिलरली उसी तरह जब आप अगर कपड़े की बात करेंगे तो इसकी इनिशिएट जो होती है वो ये लड़ियों से शुरुआत होती है। जैसे अगर आप स्वेटर लेते हैं तो उसमें देखते होंगे कि रेसे रेसे टाइप का बहुत काफ़ी पतली सतह होती है। तो जो पतली जो उसमें आपको लड़ियाँ मिलती हैं उससे निर्माण जो होता है आपका तंतु का होता है। यहाँ पे देखेंगे लड़ियों से मिलकर तंतु का निर्माण होता है। और बहुत सारे जब आप तंतुओं को मिलाते हैं तो उसके बाद जो आपका निर्माण होता है वो किसका निर्माण हो जाएगा, तागे। ये बात ध्यान में रखें, ये क्वेश्चन आपके लिए तंतु तागे इसमें मोस्ट नेसेसरी होने वाला है। तो तंतु से मिलकर क्या बनते हैं, तागे। और देखेंगे कंपटीशन में आपका सीटीटी में पूछा भी गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि तागे से मिलकर क्या निर्माण होगा, तो तागे से मिलकर आपका वस्त्र का निर्माण होता है। ठीक है, अब ये इसमें क्या है, अब देखेंगे कि इसको आइए हम समझ लेते हैं। जैसे बेसिकली आपको रिकॉलिंग करवाना चाहते हैं वीवीआई के फॉर्म में कि लड़ी, इस लड़ी से मिलकर क्या बनेगा, तंतु बनेगा। और फिर देखेंगे तंतु, इस तंतु से आगे क्या बनेगा, तागे का निर्माण होगा, राइट। और तागे से मिलकर क्या बनता है, तागे से मिलकर वस्त्र बनता है। देखिए, ये सिस्टमेटिक ढंग से सजाना होता है, एक के बाद एक स्टेप वाइज इसका चलते चलता है स्टेप। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि अब ये तो आपने देख लिया कि वस्त्र के कंस्ट्रक्शन में इस अनुरूप ये सब वर्क करेगा। नेक्स्ट देखेंगे कि इसमें तंतु के मुख्यतः दो पार्ट हैं। पहला पार्ट देखेंगे कि प्राकृतिक तंतु और दूसरा देखेंगे इसमें संश्लेषित। ये हो गया आपका नेचुरल, ये हुआ आर्टिफिशियल। तो नेचुरल जिसकी बात कर रहे हैं इसमें क्या हो जाएगा, पादप तथा जंतुओं से इसके जो रिसोर्स हैं प्राप्त करने के, पादप या जंतुओं से प्राप्त किए जा सकते हैं। कौन, प्राकृतिक तंतु। और जो संश्लेषित तंतु है ये आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, रुई या जूट से। ये दो तरह से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, किसको, संश्लेषित तंतु के लिए। आगे देखेंगे कि जंतुओं से प्राप्त तंतु ऊन तथा रेशम होते हैं। देखिए, जो आप जंतु से प्राप्त कर रहे हैं उसमें क्या क्या आ रहा है, पहला ऊन और दूसरा क्या आ रहा है, रेशम। ये दो चीज़ ऐसे हैं जिसको आप जंतुओं से प्राप्त कर रहे हैं। अगर नेक्स्ट पादप की बात करते हैं, जिसको पेड़ पौधे के रूप में अगर आप देखते हैं, तो इससे क्या प्राप्त करेंगे, आप रुई प्राप्त करेंगे और दूसरा क्या प्राप्त करेंगे, जूट प्राप्त करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब आती है बात कि ऊन। आप देखिए यहाँ से हार्ड वर्क के कंपटीशन के लिए नेसेसरी हो जाता है। जैसे ऊन, अब इसमें देगा कि निम्नलिखित में से किसमें से आप ऊन के रिसोर्सेज इसमें कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए, ऊन जो प्राप्त करते हैं हम लोग कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। एक आप देखिए यहाँ पे भेड़ है, ठीक है, दूसरा बकरी है, तीसरा आप देखेंगे खरगोश है, चौथा याक है, ठीक है, पांचवा आप देखेंगे ऊंट है।
मतलब मूलतः ये जो है इसके रिसोर्स हैं कि आप इससे ऊन प्राप्त करेंगे। तो ऊन को करना क्या है कि इसके बालों की कटाई कर फिर साफ़ करना होता है, और आफ्टर तब आपको इससे क्या करते हैं, स्वेटर वगैरह या तरह तरह के उलन क्लॉथ्स में इसका यूज़ करते हैं हम लोग। नेक्स्ट एक इसमें देखेंगे रेशम। ये बहुत ही काफ़ी प्रचलित है। आप देखेंगे कि इसको जो हम लोग प्राप्त करते हैं रेशम कीट से प्राप्त करते हैं, और ये अक्सर बीपीएससी हो, सीटीटी हो या अदर भी जनरल कंपटीशन में सब क्वेश्चन इससे खूब पूछताछ करते रहता है। वही हमने लिखा है कि रेशमी तंतु रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। एक इसमें टर्म आया है कोकून, याद रखेंगे, ये जो खींचा जाता है कोकून से खींचा जाता है। अब नेक्स्ट देखेंगे कि संश्लिष्ट तंतु जो है इसके एग्जाम्पल आप क्या क्या ले सकते हैं। पहला पॉलिस्टर, दूसरा नायलॉन और तीसरा एक्रिलिक। ये जो है संश्लिष्ट के एग्जाम्पल में आ जाते हैं। तो ये सब जो है इस टॉपिक से आप रिलेटेड देखें। अब हम लोग आगे आते हैं कि संश्लिष्ट तंतु से रिलेटेड क्या इसका मतलब हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड देखें तो कब तक है। देखिए ये कोई अभी नहीं, ये बहुत पुराना इसका ये रहा इतिहास। ये भी देखेंगे 100 ईयर्स बिफोर से ही इसका यूटिलाइजेशन होते आ रहा है, ठीक है। और जनरली इसमें जो आप देखेंगे यूटिलाइजेशन में किस चीज़ से, इसको रासायनिक मेथड से इसको क्रिएट किया जाता है। जैसे इसमें देखिए पिछले लगभग 100 वर्षों से आप ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनका स्रोत पादप तथा जंतुओं से आप करते आ रहे हैं तंतु का निर्माण किया जा रहा है, इन्हें संश्लिष्ट तंतु हम लोग कहेंगे। दूसरा आप देखेंगे कि एक और भी आपका होगा, अब नेचुरल है एक, इसमें संश्लिष्ट के लिए आप और समझ लें, कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की मिट्टी कैसी होनी चाहिए, जलवायु उष्ण होनी चाहिए, मृदा काली होनी चाहिए। याद रखिए ये क्वेश्चन ज़्यादा नेसेसरी है कि जो कपास की खेती हम लोग करते हैं इसके लिए मिट्टी का जो कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, मृदा कैसी होनी चाहिए, काली मिट्टी होनी चाहिए। याद रखिए कपास की खेती काली मिट्टी में बहुत ही अच्छी होती है, ठीक है। और इस समय की जो जलवायु होती है ये भी एक बनेगा कि इसकी जब आप कपास की खेती करते हैं तो उस समय यहाँ की जलवायु कैसी होती है, तो बताएंगे कि सर यहाँ की जलवायु उस समय उष्ण होती है। इससे 2 क्वेश्चन आपके कंपटीशन में ज़्यादातर पूछता है। कपास की खेती हम लोग कैसे मिट्टी में करेंगे, तो काली मिट्टी में करेंगे। दूसरा कि जहाँ की जलवाष्प कैसी होनी चाहिए वहाँ की, तो मतलब जलवायु कैसी होनी चाहिए, उष्ण होनी चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में आप इसकी खेती करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे एक और भी आप वन लाइनर में समझ लीजिए कि कपास पादप के फल, कपास गोलक लगभग नींबू की माप के होते हैं। जब आप इसमें देखेंगे कुछ इसी टाइप का इसका शेप बनते रहता है। अब फिर इसको फाड़ते हुए और इससे जो रुई निकलता है उससे हम लोग फिर ये उसका आफ्टर प्रोसेस करके हम लोग फाइंड करते हैं, निकालते हैं। नेक्स्ट अब इसमें देखें आप, एक इसमें बात आती है कि हस्तचयन। देखिए आप ऐसा नहीं कि जब आप संश्लिष्ट उससे लेते हैं, जो भी रेसे लेते हैं, तो डायरेक्टली आपको कपड़ा उसमें कन्वर्ट हो जाता है, नहीं, उसके पहले भी बहुत सारी उसमें प्रोसेस करनी होती है। जैसे हम लोग भोजन करते हैं या क्रॉपिंग करते हैं कोई भी, तो स्टेप बाय स्टेप जैसे सीड्स लगाए, फिर उससे बड़ा हुआ, खाद बीज डाले, उसके बाद फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे आफ्टर 90 डेज आप उसको काटते हैं। सिमिलरली उसी तरह इसमें भी प्रोसेस करना होता है। तो वही बताया जा रहा है कि साधारणतः इन कपास बॉलों से कपास का हस्तचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है, और इसके बाद कपास से बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना भी कहते हैं। जैसे देखिए आप मान लीजिए कि ये कपास है, आप क्या करेंगे, अब इसको काटेंगे, तो ये जो काटने की जो प्रोसेस होती है इसको ओटना शब्द एक आया है, ठीक है, ओटना कहते हैं। कपास के अंदर से जो आप क्या रुई बाहर निकालते हैं, इस क्रिया को आप ओटना बोलते हैं। ओटना ध्यान में रखिए, ये इंपॉर्टेंट है कि कपास के अंदर जो रुई मौजूद है आप उसको जब बाहर निकालते हैं तो उस क्रिया को क्या बोलते हैं, उसको ओटना बोलते हैं। नेक्स्ट आइए, अब देखिए पहले जो होता था हम लोग इसको पारंपरिक मेथड से निकालते थे, पहले सुखाए फिर निकाले। बाद में क्या करते थे, गांव में देखिएगा कि एक रुई ढूंढने वाले लोग आते हैं,
वो क्या करते हैं, उस पर लगातार देखिएगा रेसे रेसे कर में कन्वर्ट करते रहते हैं। और देखेंगे कि इसको जितना ही ज़्यादा उसकी रेशा को तोड़ी जाती है उसकी आकार उतना ही बढ़ती चली जाती है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब क्या आ गई है, अब मशीन आ गई है। अब उसको ओटने के लिए स्पेशली आप उसमें अगर उसको रख देते हैं तो छोटे छोटे एक्सेस कणों में वो क्या करता चला जाता है, उसको तोड़ता हुआ चला जाता है। तो अब हम लोग पारंपरिक विधि को छोड़ा मशीन पे आ गए हैं, मशीन से कम टाइम में फास्ट हो भी जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि जूट तंतु का पादप पटसन के तने से प्राप्त किया जाता है। एक ये भी ध्यान में रखें, जूट का मतलब जानते हैं, देखिए जूट का जो सेंस है पटसन है, गांव में आप पटुआ के रूप में भी इसको जानते होंगे। देखिए पटुआ को हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं, अगर आप इसकी खेती कर लिए, सपोज एक पटुआ है, तो काटने के बाद इसको क्या करते हैं ना, हम लोग बांध कर 4-5 पटुआ को एक साथ बांध देते हैं। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, बांध दिए, पानी में इसको डाल देते हैं, और पानी में लगभग इसको आप 15-20 दिन डाल दिए, तो इसमें होता क्या है कि इसकी जो स्किन है ये धीरे धीरे बाहर निकलने लगती है, ये धीरे धीरे बाहर छोड़ने लगेगा सब। और फिर इसको क्या करेंगे, बाहर लाएंगे आप पानी से, और इसको धूप में आप सुखाना शुरू करेंगे। ये धूप में जितना ही सूखता जाएगा, जितना ही सूखेगा, इस पे उतना ही शाइनिंग आने लगता है। एक ऐसा टाइम आता है कि येलो कन्वर्ट होते होते वाइट में कन्वर्ट होने लगता है। और जितना ही ज़्यादा शाइनिंग हुआ, जितना हीटेड मतलब धूप लेगा, उतना ही इसकी रेसे जो होता है नीट एंड क्लीन होने लगता है। तो ऐसे आप बताएंगे सर इस तरह हम लोग क्या पटसन की प्राप्ति करते हैं, पटुआ की प्राप्ति करते हैं। आपका इससे जो क्वेश्चन आता है ज़्यादातर आपका जो CDPO हो, BPSC हो या CTT में, उसमें देगा कि निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य में ज़्यादातर पटसन की खेती की जाती है। इसमें प्रमुख जो राज्य आपका आता है, पहला है आपका बिहार, पटसन के लिए बता रहे हैं। दूसरा है आपका बंगाल, तीसरा है आपका यूपी, 80 से मानकर चलिए, इसमें आप पटसन इसकी खेती ज़्यादातर अमाउंट में होती है। खासकर अगर आप बंगाल में देखें तो अच्छा खासा होता है। देखिए जनरली आप देखेंगे कि हम लोग यहाँ जो खेती होती है ना, इसमें खासकर अगर धान की बात करें तो अपने हम लोग जैसे बिहार की बात करें तो इसमें कितने हम लोग एक टाइम में एक ही धान की फसल करते हैं। लेकिन अगर आप बंगाल में जाएंगे तो यहाँ ज़्यादातर देखेंगे कि धान की ही खेती होती है। साल भर में यहाँ लोग 3 बार धान काटते हैं, हम लोग सिर्फ 1 बार काटेंगे, लेकिन यहाँ लोग 3 बार काटते हैं। और यहाँ देखिए इसके पीछे रीज़न है कि वहाँ पानी सालों भर लगभग वो वहाँ पे एरिया में लगा हुआ रहता है। तो वैसे एरिया में वैसे ही धान को चुन चुन कर लोग लगाते हैं कि सालों भर वो लगभग उसमें अपनी फसल क्रिएट करता रहे। अब ऐसा इसलिए कि वहाँ की जलवायु उस अनुरूप है, लेकिन अपने बिहार की जलवायु वैसी नहीं है। और आपको पता है कि देश में सभी जगहों पे जलवायु जो होता है समान नहीं है, तो जलवायु के अकॉर्डिंग टू ही हम लोग क्या करते हैं, खेती करते रहते हैं। आगे एक और देखिए, इसमें नेक्स्ट देखेंगे कि समानता पटसन को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। एक ये इम्पोर्टेंट बनेगा आपके लिए कि जो आप काटते हैं किस अवस्था में काटते हैं। पटसन को हम लोग पुष्पन अवस्था में काटते हैं, याद रखें पुष्पन अवस्था, कि जब पटसन को आप काटते हैं उस टाइम जो उसकी स्थिति रहती है, कैसी स्थिति में काटते हैं, तो पुष्पन अवस्था में काटते हैं। इसके बाद देखेंगे आप, जैसे कि पहले भी आपको हमने बता दिया है कि ये जो प्रोसेस होते हैं रेशों से तागे बनाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, कताई। ये आपका CTT में पूछा गया क्वेश्चन है कि रेशे जो होता है, रेशों, ठीक है, रेशों से तागे, रेशों से क्या कर देंगे, तागे बनाने की जो प्रक्रिया होती है, बनाने की प्रक्रिया को, रेशे से तागे बनाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, कताई कहते हैं। ये ध्यान दें, कताई, ये CTT में आया हुआ क्वेश्चन है, कताई कहते हैं, कताई कहते हैं। देखिए रेशों से तागे बनाने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, कताई कहते हैं। और नेक्स्ट एक और इसमें ऑनलाइनर में समझ लीजिए कि कताई के लिए एक सरल युक्ति है जिसको क्या बोलेंगे हम लोग, हस्त
तकुआ बोलते हैं, हाथ से जो आप क्रिएट करते हैं। जैसे आपको पहले भी एग्जांपल दे दिए कि गांव में देखिए कभी कभी हम लोग रजाई धुलवाने के लिए क्या करते हैं, किसी को बुलाते हैं और उनको देखिएगा बार बार एक लकड़ी पे चढ़ा हुआ रहता है, उसे कंटिन्यूअसली ऐसे खींचते हुए देखिएगा। और वो कहाँ जो आप उनको कपास देते हैं उसमें वो हिस्सा को कंप्लीट करते हैं, लगातार खींचते रहते हैं। तो उसमें देखेंगे कि रेशे के रूप में क्या होने लगता है, वो उड़ने लगता है, मतलब छोटे छोटे कणों में उसको डिस्ट्रीब्यूट करने लगता है। इसी मेथड को हस्तकुआ बोलते हैं। और क्या कहा कि जिनसे वो प्राप्त होता है छोटे छोटे कण, उसको क्या बोलेंगे, तकली बोलते हैं। जो छोटा कण प्राप्त हो रहा है उसको तकली हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति क्या है, चरखा। आप देखेंगे कि चरखा का भी हम लोग यूज करते थे। और चरखा से याद है महात्मा गांधी चरखा के लिए बहुत काफ़ी देश में एक देखेंगे उस समय क्रांति आई थी, चरखा से रिलेटेड बहुत काफ़ी ये प्रचलित वर्ड है। तो ये चरखा का यूज हम लोग करते थे पहले, बहुत पहले की घटना। अब तो खैर मशीन की बात हो गई, मशीन से अब रिलेटेड सब होती है। एक इसमें देखें खादी प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में, कब, ये आपका पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। खादी भंडार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या किया, 1956 में एक संगठन तैयार किया। इस संगठन का नाम दिया खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बीपीएससी में भी और सीटीटी में भी। 1956 में खादी ग्रामोद्योग का सरकार ने क्या किया था, इसका गठन किया था। नेक्स्ट देखेंगे कि तागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं, इनमें दो प्रमुख विधियां हैं, एक है बुनाई, दूसरा है बंधाई। एक को बोलते हैं बुनाई और दूसरा है आपका बंधाई। बंधाई देखिए, कपड़ा जनरली जो हम लोग को मिलता है ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट कहीं से निकल जाता, नहीं, उसका एक एक स्टेप है, रेशे से तैयार करना, फिर उसके आगे, मतलब लास्ट वस्त्र तक आने में उसको थोड़ी टाइम लगती है और प्रोसेस भी 4-5 उसमें करना पड़ता है। अभी आपको बताएंगे हम आगे सब स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट वन लाइनर में समझेंगे कि वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। एक ये ध्यान दीजिए कि वस्त्र जो आप बुनते हैं उसको किस चीज़ पे बुनते हैं, तो करघों पे बुनते हैं। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। करघों पर, वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। ठीक है, की जाती है। इसके बाद देखेंगे कि करघे या तो हस्त प्रचालित हो या विद्युत चालित, दोनों तरीके के हो सकते हैं। जैसे कि आपको पहले ही बता दिए कि इस करघा का संबंध जो होता है आर्टिफिशियली मैन्युअली दोनों हो सकता है। ये करघों का चालन लिख देते हैं, हाथ से किया जा सकता है, हाथ से या मशीन से। अब देखिए जो मशीन से करेंगे विद्युत चालित मशीन होगा। ये कैसी मशीन होगी, विद्युत चालित मशीन होगी, विद्युत चालित मशीन। ठीक है, इन दोनों से करके आप क्या कर लेंगे, उसको काटने में मतलब सफल होंगे, आसानी से जल्दी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कि पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। याद रखें, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट लाइन है कि पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र जो पहनते थे वो भारत के कौन से पार्ट में पाए जाते थे, तो बताएंगे कि गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में इनको उगाई जाती थी। इसके बाद देखें कि फ्लैक्स भी एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त की जाती है, नेचुरल। याद रखें फ्लैक्स, ठीक है, फ्लैक्स भी एक ही क्या है, नेचुरल थिंग्स है, आप कह सकते हैं, जिससे आप प्राकृतिक ठीक है तंतु, इससे जो प्राप्त करेंगे आप कैसी तंतु प्राप्त करेंगे, प्राकृतिक तंतु प्राप्त करेंगे। ठीक है,
एक और भी इसमें इंपॉर्टेंट लाइन बन रहा है कि प्राचीन मिस्र से वस्त्रों बनाने के लिए रुई तथा फ्लैक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। शुरू में इनिशियली, अब देखेंगे प्राचीन मिस्र की बात की जा रही है कि उस समय जब वस्त्र बनाने की बात चल रही थी तो रुई तथा फ्लैक्स की जो कृषि की जाती थी वो नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। इसके बाद देखेंगे आप नेक्स्ट जो आ रहा है आपके लिए टॉप इसमें कि सूती वस्त्र। अच्छा, एक क्वेश्चन होता है कॉमनली, देखिएगा जूनियर सेक्शन में, कि हम लोग गर्मी के टाइम में सूती वस्त्र क्यों पहनते हैं और सूती वस्त्र में भी खासकर वाइट कपड़ा क्यों हम लोग पहनते हैं। देखिए इसके पीछे रीज़न ये है कि एक तो इसमें गैपिंग होता है ज़्यादा, तो एयर क्या होता है, आपका जो बॉडी हीट होता है जनरली आप देखेंगे कि वाष्प जो होता है वेपराइज होने लगता है, तो आपकी बॉडी के अंदर से जो हीट होता है ये बाहर जाने में सक्षम होता है, अब बाहर की जो ठंडी हवाएं हैं वो अंदर इनिशिएट करने देता है। इसके कारण क्या होता है, आपको ठंडक महसूस होता है। दूसरी कारण कि वाइट जो क्लॉथ्स होता है वो सनलाइट का रिफ्लेक्टर का काम करते रहता है, तो ऐसे भी आपकी क्या होती है, उससे भी थोड़ी गर्मी कम हो जाती है। तो खासकर गर्मी के टाइम में हम लोग क्या करते हैं, सूती वस्त्र का ज़्यादातर उपयोग करते रहते हैं। देखिए सूती वस्त्र के बारे में थोड़ी दी गई है, सूती तंतु के बारे में, कि ये जल जाते हैं परंतु सिकुड़ते अथवा पिघलते नहीं हैं। ये सूती तंतु है क्योंकि ये आसानी वे में आप देखेंगे कि आग अगर लगाएं आप इमीडिएट जलना शुरू कर देगा, लेकिन ये पिघलेगा नहीं। अब वही आपको नायलॉन लीजिए या पॉलिस्टर लीजिए, एक्रिलिक लीजिए, अगर वो संश्लिष्ट में आते हैं, अगर आप उसमें आग लगाते हैं तो देखेंगे धीरे धीरे सिकुड़ने लगेगा और उसके बाद तब वो जलकर नीचे गिरेगा। ठीक है। तो दूसरा देखिए, सूती तंतु को जलाने पर कागज के जलने जैसी गंध आती है, जबकि वही अगर रेशमी तंतु ज्वाला से दूर सिकुड़ता है और जल जाता है परंतु पिघलता नहीं है। ये रेशमी के बारे में, जो रेशमी क्लॉथ्स पहनते हैं, रेशम से रिलेटेड जो कपड़ा होते हैं उसके बारे में बताई जा रही है। और नेक्स्ट देखेंगे आप कि इसे जलाने पर रेशमी तंतु जले मांस जैसी गंध आती है। देखिए जो रेशमी कपड़े अगर आप जलाते हैं तो उससे जो स्मेल होता है जले हुए मांस की तरह उसमें से स्मेल आते रहता है। नेक्स्ट देखेंगे आप कि संश्लिष्ट तंतु सिकुड़ते हैं और जल जाते हैं, ये पिघलते भी हैं तथा जलते प्लास्टिक जैसी गंध आती है। जैसा कि आपको पहले ही बता दी है कि इस कपड़े में, किस में, संश्लिष्ट वाले कपड़े में, और संश्लिष्ट का आपको एग्जाम्पल भी दिए हैं, पॉलिस्टर हो या एक्रिलिक हो या आपका नायलॉन, ये सारे जो आएंगे ये सब में जब आप आग लगाएंगे तो ये पिघलेंगे भी, सूखेंगे भी और लास्ट में जलते हैं। ठीक है। तो आपका जो चैप्टर 2 से जो जो इम्पोर्टेंट बन रहा था टॉपिक हमने आज एक्सप्लेन इसमें किया, और फिर हम पुनः हाजिर होंगे आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है तीसरा, वस्तुओं के समूह बनना, नेक्स्ट लेक्चर में। तत्काल आज हम यहीं तक रखते हैं और ये आशा करते हैं कि आप लोग अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे इस वीडियो को, आप खुद लाभान्वित होंगे और दूसरों को भी लाभान्वित करेंगे। मेरा टारगेट है कि हम 100 क्लास में क्लास 6 to 12 जो NCERT है टोटली आप लोग तक पहुँचाएँ सोल्यूशन। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।